हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टू एक्सेल इंजीनियरिंग। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज द रिवीजन सीरीज। सो इसमें ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज नहीं मिलेगी, इट्स जस्ट द रिवीजन। ओके, सो द सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क थियोरी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क थियोरी। Okay. So what basically project management is? Project management कोई भी एक ऐसा सिनारियो है जहां पर हमारे रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज हो जाएंगे, इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाएंगे ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। Okay, so this is simplest definition of project management. That is, project management deals with the effective use of resources so that our productivity gets increased. Number first. Number second, अब हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, मकसद क्या है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। तो पहली चीज इसमें ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो मेक श्योर करता है कि हमारा प्रोजेक्ट इन टाइम कंप्लीट हो जाए। ओके, कोई डिले ना हो हमारे प्रोजेक्ट में, और मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हमारी इंश्योर हो जाए कि ज्यादा पैसा हमें इन्वेस्ट ना करना पड़े। एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज, जो मैंने पहले ही बोल दिया, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमल इस्तेमाल करना, ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके बाद फेजेस। हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसमें कितने फेजेस आ जाते हैं? तो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये 3 फेजेस में काम करती है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में याद रखा हुआ है PSC। व्हाट इज PSC? P stands for planning, P stands for planning, S stands for scheduling और scheduling and C stands for controlling। ठीक है, तो प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग, ये 3 चीजें जो हैं, दीज आर द फेजेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्लानिंग और शेड्यूलिंग जो है ये कब हम करते हैं? ये हम करते हैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले। सो बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर शेड्यूलिंग करते हैं। और कंट्रोलिंग हम कब करते हैं? ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस टाइम हम अपना कंट्रोलिंग करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि हमारी प्लानिंग में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं और बाकी दो में क्या क्या आ जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट प्लानिंग इन ब्रीफ। प्लानिंग में just remember this DLDP. These are the things by which these things help you to remember the bullet points. So what is DLDP? D stands for defining. सबसे पहले हम अपनी प्लानिंग जब कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट की, तो हम अपने प्रोजेक्ट के मकसद या ऑब्जेक्टिव्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, ये हम कर क्यों रहे हैं, मतलब व्हाट डू वी वांट फ्रॉम इट, व्हाट आर द डिलीवरेबल्स। सो वी राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स, वी डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ओके, परफेक्ट। देन व्हाट इज दिस L? L स्टैंड्स फॉर लिस्टिंग। लिस्टिंग ऑफ जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड, कि हमें ये प्रोजेक्ट करने के लिए कौन कौन सा काम करना है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउस मेकिंग। हमें एक घर बनाना है, तो व्हाट आर दी पॉसिबल जॉब्स दैट वी हैव टू डू फॉर मेकिंग द हाउस? वी नीड टू एक्सकवेट, वी नीड टू मेक अ फाउंडेशन, देन वी नीड टू इरेक्ट द सुपरस्ट्रक्चर, एंड देन वी नीड टू पुट अ स्लैब, देन वी नीड टू पुट अ रूफ, etc 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 finishes and so on. Okay, so that is how we'll make a house. So ये सारी jobs जो हैं ये हम list कर लेते हैं। Okay, now what is the next D? Next D is determine the resource requirement। हम जो भी काम करना चाहते हैं, यही हमें घर बनाना चाहते हैं, इस घर बनाने के लिए हमें कौन कौन सा रिसोर्स चाहिए? हमें लेबरर्स चाहिए, हमें अर्थ चाहिए, हमें वट एवर वी नीड, वट एवर रिसोर्सेज वी नीड, वी जस्ट jot that down on a sheet of paper. That also comes in planning. And the last thing that we do in planning is we prepare the estimates.
एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट कैन बी आस्क्ड कि हम एस्टिमेट्स किस वाले फेज ऑफ प्लानिंग में बनाते हैं. तो हम एस्टिमेट्स प्लानिंग में बनाते हैं. व्हेनेवर वी प्लान अ प्रोजेक्ट वी प्रिपेयर द एस्टिमेट्स फॉर इट. ठीक है, प्रिपेयरिंग एस्टिमेट्स कि हमें कॉस्ट कितना लग रहा है, हमें ड्यूरेशन कितनी लग रही है प्रोजेक्ट में. सो वी मेक दीज टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक इन ब्रीफ अबाउट स्केड्यूलिंग और शेड्यूलिंग. Okay, what is the scheduling? Now what do we do in the scheduling? Important thing, we allocate the resources. अब जब हमने प्लानिंग में देख लिया कि हमें कौन कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है अपना कोई जॉब कैरी आउट करने में, अब जब हमने वो रिसोर्सेज को पेन डाउन कर दिया, अब हम उन रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं कि किस सब एक्टिविटी के लिए, किस सब जॉब के लिए हमें कितने रिसोर्सेज जरूरत लगेंगे. सो वी एलोकेट दोज रिसोर्सेज. लाइक टाइम की बात ले लो, हम टाइम एलोकेट कर लेते हैं किस काम में कितना वक्त लग जाएगा. हम मटेरियल की बात करते हैं, किस काम में कितना मटेरियल लग जाएगा और कितनी जगह हमें चाहिए. ओके, कितने लोग हमें चाहिए, कितने लेबरर्स चाहिए और कितनी टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये हम लिस्ट हमने किया हुआ है प्लानिंग में. अब ये हम एलोकेट कर देते हैं, दे देते हैं एक्टिविटीज और जॉब्स को रिसोर्सेज. सपोज एक्सकवेशन में हमें 8 लेबर्स चाहिए, देन फिर पेंटिंग एंड फिनिशिंग में हमें 4 लेबर्स चाहिए. ओके, सो वी जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज इन द रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज. एंड द नेक्स्ट थिंग इज एंड शेड्यूलिंग इज, ये क्या करता है, ये असाइन करता है. शेड्यूलिंग में हम असाइन करते हैं स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी. जो कोई भी सपोज मुझे फाउंडेशन लेइंग करनी है तो ये शेड्यूलिंग में हम टाइम दे देते हैं. लेट्स सपोज 1 जुलाई 2021 में मैं स्टार्ट कर रही हूँ फाउंडेशन लेइंग एंड इट शुड एंड बाय लेट्स से 1 अगस्त 2021. तो ये टाइम मैं एलोकेट किसको कर रही हूँ, फाउंडेशन लेइंग के लिए कर रही हूँ. ठीक है, सो दिस ऑकर्स इन शेड्यूलिंग. ये टाइम मैनेजमेंट आप अपने शेड्यूलिंग में दे देते हो. ओके, नाउ द लास्ट फेज ऑफ आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग में कौन कौन सी चीज आ जाती है, नाम से ही हमें पता चलता है कि कंट्रोलिंग में क्या क्या होता होगा. कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग सिंस आई टोल्ड यू कि कंट्रोलिंग हम करते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा होता है. ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट हम कंट्रोलिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट को मैंने 4 महीने दिए हैं काम करने के लिए. 4 months are allocated for the completion of a project. और जब अब प्रोजेक्ट हो रहा है, इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, मुझे पता चल रहा है कि थोड़ा लैग हो रहा है, पूरी एक्टिविटीज नई टाइम पे हो रही है, लैगिंग हो रही है. सो व्हाट मैं अब देख रही हूँ व्हाइल आई एम एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट, मुझे लग रहा है कि मुझे डिविएशन आ रही है. सिंस मैं एक्टिविटी जब देख रही हूँ टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रही, तो मुझे लग रहा है दैट कि डिविएशन आ रही है. जो मैंने टाइम दिया हुआ था, बेसिक प्लान जो मेरा था, तो उससे मुझे कुछ डिविएशन आ रही है. फिर मैं इस डिविएशन का इफेक्ट देखती हूँ अपने प्रोजेक्ट पे कि इस डिविएशन से मेरे प्रोजेक्ट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा और मेरा ये प्रोजेक्ट कितने महीने डिले हो जाएगा. सो दिस ऑकर्स इन कंट्रोलिंग. And the next thing that we do in controlling is replanning and rescheduling. मतलब अब जब हमें ये चीज पता चल गई दैट हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें डिविएशन आ रही है, जो बेसिक प्लान बनाया हुआ है उससे डिविएशन आ रही है. ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, एक नया प्लान बना देते हैं, नए से शेड्यूल कर लेते हैं. ये भी कंट्रोलिंग में आ जाता है और इसको हम अपडेटिंग कहते हैं. वी अपडेट आवर प्लान. ओके, now the next topic that we are going to study is technical concepts used for project management. तो क्या है हमारे technical concepts used for project management? Number first is the bar chart. बार चार्ट्स तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये होते कैसे हैं. Number second is WBS. What is this WBS? It is work breakdown structure. And last thing is network methods. We'll deal with them one at a time. Okay, so network methods में क्या आता है, हमारा PERT आता है, CPM आता है, यही 2 चीजें हमें पढ़नी है. Then LESS आता है, TOPS, SCANS, UNITEX. So these are the things that comes in the network method. Okay, now let's start the bar charts. अब हम बात करेंगे बार चार्ट्स के बारे में. Let's talk about bar charts.
बार चार्ट्स जो थे ये हेनरी ग्रांट ने दिए हुए थे। हेनरी ग्रांट ने दिए थे बार चार्ट्स। कब? इन 1900 AD। ठीक है, तो बार चार्ट्स बेसिकली हैं क्या? ये एक चार्ट है, इट्स लाइक अ चार्ट जिसमें हमारे एब्सिसा या एक्स एक्सिस पे टाइम होता है और हमारे वाई एक्सिस पे जॉब्स होते हैं टू बी परफॉर्म्ड, एंड इट लुक्स, द चार्ट लुक्स समवट लाइक दिस। ये एक एक्टिविटी, एक जॉब है, लेट्स से दूसरी जॉब है, लेट्स से तीसरी जॉब है, लेट्स से चौथी जॉब है। For example, this is foundation laying, then this is making of superstructure, then this is finishes, and this is roofing, somewhat like this. Okay, so this is basically the how our bar charts look like. एक pictorial representation, एक picture जैसी representation हमें आ जाती है जिसपे horizontal axis पे हम time देते हैं, horizontal axis पे और हमारी वर्टिकल एक्सिस पे हमारी एक्टिविटीज या जॉब्स होती हैं। इस पे हमें सिर्फ पता क्या चलती है, वी ओनली नो अबाउट द स्टार्ट टाइम एंड द फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, दैट्स ऑल वी नो अबाउट फ्रॉम दीज, और दैट इज ऑल दैट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम दीज बार चार्ट्स। ठीक है, और द लेंथ ऑफ द बार जो है, ये लेंथ ऑफ द बार, दिस इज द लेंथ ऑफ द बार, इट शोज अस हाउ मच टाइम इज एन एक्टिविटी टेकिंग टू बी कंप्लीटेड। ओके, और ये जो हमारे बार चार्ट्स हैं इसमें हमारी एक्टिविटीज कॉन्करेंट भी हो सकती हैं, लाइक दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज सेम टाइम पे स्टार्ट भी हो सकती हैं, सेम टाइम पे एंड भी हो सकती हैं। सो एक्टिविटीज कैन बी कॉन्करेंट ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या कर सकती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकती हैं या पैरेलल भी हो सकती हैं। सो इट कैन बी एनी ऑफ आइदर ऑफ देम। ओके, देन लिमिटेशंस, ऑब्वियसली इसकी कोई लिमिटेशन हुई होगी, इसकी कोई शॉर्ट कमिंग्स हुए होंगे, तब जाके आगे वाले कॉन्सेप्ट्स आ गए थे। तो लिमिटेशन इसकी क्या थी वो देख लेते हैं। सबसे पहले लिमिटेशन इसकी ये थी कि इसमें हमारे पास जो डिटेल्स थी वो लैक करती थी, डिटेल्स वर लैकिंग, हमारे पास डिटेल्स नहीं पता होती थी। ठीक है, सिर्फ क्या पता है हमें, एक एक्टिविटी है, चलो फाउंडेशन लेइंग ले लो, इसका हमारा सिर्फ स्टार्ट पॉइंट हमें पता है और एंड पॉइंट पता है। फिर फाउंडेशन लेइंग के अंदर ही बहुत सारी सब एक्टिविटीज आ जाती हैं, जिस तरह एक्सकेवेशन आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ बेस लेयर आ जाती है, कंपैक्शन आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो उन सब एक्टिविटीज के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं मिलती इन बार चार्ट्स की मदद से। दैट इज वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन वॉज कि डिटेल्स वर lacking. नंबर सेकेंड थिंग, व्हाट इज द नंबर सेकेंड थिंग, दैट हम इसको कंट्रोल डिवाइस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज इट एज द कंट्रोल डिवाइस। क्यों? क्योंकि हमें प्रोग्रेस ऑफ वर्क नहीं बोलता। ठीक है, ये सिर्फ हमें बोलते हैं भाई फाउंडेशन लेइंग आपकी एक एक्टिविटी है, ये इस टाइम पे स्टार्ट हो रही है, इस टाइम पे खत्म हो रही है, लेकिन हमें पता इससे नहीं चल रहा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसने कितना प्रोग्रेस किया हुआ है। सो वी कैन नॉट यूज इट फॉर कंट्रोलिंग। हमें इससे डिविएशंस पता नहीं चलेंगी, हम इससे अपडेटिंग नहीं कर सकते। ठीक, नंबर थर्ड थिंग, हमें इसमें इंटरडिपेंडेंस पता नहीं चलती। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपकी फाउंडेशन लेइंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका सुपरस्ट्रक्चर नहीं बन सकता। लेकिन इन चार्ट्स की मदद से, इन बार चार्ट्स की मदद से हम ये चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है। ओके, नंबर फोर्थ इज दैट कि हम वो सारे प्रोजेक्ट्स जिनका कंप्लीशन टाइम पता नहीं है, जिनका कंप्लीशन टाइम इट इज नॉट सर्टन, उन एक्टिविटीज के लिए हम ये वाला चार्ट इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। बिकॉज एज यू कैन सी दैट इसमें हमें एक फाइनल पॉइंट भी देना पड़ता है, लेकिन जब आपको एक फाइनल पॉइंट ही नहीं पता तो आप बार चार्ट कैसे बनाओगे? ठीक है, सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर द एक्टिविटीज दैट आर अनसर्टन। अनसर्टन एक्टिविटीज के लिए आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर फिफ्थ शॉर्ट कमिंग इज दैट कि ये क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के बीच में डिफ्रेंसिएशन नहीं करता। क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज हो गई जो डिटरमाइन करेगी आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीशन। ठीक है, ऑब्वियसली जो लॉन्गेस्ट रनिंग एक्टिविटी होगी आपके प्रोजेक्ट में वही क्रिटिकल एक्टिविटी होगी, क्योंकि उसी से आपके प्रोजेक्ट का टाइम डिटरमाइन होगा, कंप्लीशन टाइम डिटरमाइन होगा। तो इससे बार चार्ट से हमें समझ नहीं आता कौन सी एक्टिविटी क्रिटिकल है और कौन सी एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल है, जिसकी वजह से हम रिसोर्स स्मूदनिंग और रिसोर्स लेवलिंग नहीं कर पाते। रिसोर्स स्मूदनिंग और रिसोर्स लेवलिंग हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो वी कैन नॉट परफॉर्म रिसोर्स स्मूदनिंग एंड रिसोर्स लेवलिंग।
Why we cannot perform? Because it does not differentiate between critical and non-critical activities. Okay, so this was about the limitations of bar charts. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट इज माइलस्टोन चार्ट। इससे पहले हमने बार चार्ट्स पढ़े थे या ग्रांट चार्ट्स पढ़े थे, ठीक है। अब ये माइलस्टोन चार्ट क्या है? ये इम्प्रूवमेंट है बार चार्ट्स की। जो भी हमें शॉर्टकमिंग आ रही थी हमारे बार चार्ट्स में, उनको थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया गया है इसमें, ठीक है। अब ये माइलस्टोन्स क्या है? बेसिकली माइलस्टोन्स होते क्या है, ये हम अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, दैट आई हैव टू जस्ट कंप्लीट दिस माइलस्टोन ऑफ माय लाइफ। सो माइलस्टोन्स बेसिकली की इवेंट्स होते हैं, की इवेंट्स, ठीक है। कोई भी मेन एक्टिविटी जो है, सपोज फिर से मैं एग्जांपल फाउंडेशन लेइंग का लूंगी। फाउंडेशन लेइंग जो है ये मेरी एक मेन एक्टिविटी है। इसके की इवेंट्स क्या हैं? कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए तब जाके हमारी फाउंडेशन लेइंग हो पाएगी? क्या है वो? ऑब्वियसली जब तक आप एक्सकवेशन नहीं करोगे आप फाउंडेशन लेइंग के बारे में नहीं सोच सकते। जब आपने एक्सकवेशन कर लिया उसके बाद आपको ऑब्वियसली कंक्रीटिंग करनी है, ठीक है। तो दीज आर द व्हाट यू कैन कॉल एज द की इवेंट्स फॉर फाउंडेशन लेइंग, ठीक है। सो ये माइलस्टोन्स इन्हीं को कहा जाएगा कि पहले एक्सकवेशन होनी है, दिस इज अ माइलस्टोन फॉर फाउंडेशन लेइंग, फिर कंक्रीटिंग होनी है, दिस इज अनदर माइलस्टोन फॉर फाउंडेशन लेइंग। सो दीज माइलस्टोन्स आर बेसिकली द की इवेंट्स ऑफ मेन एक्टिविटीज, ओके। तो ये माइलस्टोन्स इन्हीं बार चार्ट्स पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें आइडिया क्या मिल जाता है, सिंस इसमें हमारी शॉर्ट कमिंग क्या थी कि हमें डिटेल्स पता नहीं थी, डिटेल्स मतलब सब एक्टिविटीज पता नहीं थी। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे फाउंडेशन का बार चार्ट है इसमें हम सब एक्टिविटीज को अब डिनोट कर पाते हैं। लेट सपोज दिस मीन्स ये यहां से यहां तक टाइम लग रहा है हमारे एक्सकवेशन में, देन दिस मीन्स यहां से यहां तक टाइम हमारा लग रहा है कंक्रीटिंग में, और यहां से यहां तक का टाइम कंक्रीटिंग में लग रहा है, एंड सो ऑन। सो वी ब्रेक डाउन दिस मेजर एक्टिविटी और मेन एक्टिविटी इनटू सब एक्टिविटीज which are termed as milestones, ठीक है। अब यहां पर हमें ये चीज याद रखनी है कि हमारी एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी दैट इज बेसिकली अ जॉब, activity is a job, foundation laying is an activity, excavation is an activity or sub activity, concreting is a sub activity, and event represents instant of time, ओके किस इवेंट में हमारा एक्सकवेशन हो रहा है, इट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। माइलस्टोन अब क्या हमें डिनोट करता है? माइलस्टोन डिनोट करता है कंप्लीशन ऑफ सब एक्टिविटीज, ओके। कंप्लीशन ऑफ ये सब एक्टिविटीज कंप्लीट हो रही है, दैट इज डिनोटेड बाय माइलस्टोन्स, ठीक है। इसके बाद कंट्रोलिंग हम बेटर कर सकते हैं। जो हमारी कंट्रोलिंग है कि क्या कहीं पर हमारा डिविएशन आ रहा है, किस एक्टिविटी किस सब एक्टिविटी में कितना टाइम हमें लग रहा है, क्या हमें अपडेटिंग की जरूरत है, वो हम बेटर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज चार्ट्स। इन माइलस्टोन चार्ट्स की मदद से हम कंट्रोलिंग बेटर कर पाते हैं, ओके। नाउ इसमें भी लेकिन एक ड्रॉबैक हमारे पास ये आता है कि एक्टिविटीज के बीच में कोई भी इंटरडिपेंडेंस, कोई भी इंटर रिलेशनशिप हमें नहीं दिखती, ठीक है। तो हम माइलस्टोन चार्ट की मदद से भी हमें एक्टिविटीज के बीच में कोई भी रिलेशनशिप बनती हुई नहीं दिखती, ठीक है। इसके बाद बार चार्ट जो है, बार चार्ट हमारे ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटीज को, जो कि मैंने बोला बार चार्ट रिप्रेजेंट करेंगे आपकी जॉब को या एक्टिविटीज को, फाउंडेशन लेइंग और what we can say मेकिंग ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, जो भी आपके घर बनाने में एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती है वो बार चार्ट हमें डिनोट करेगा। और माइलस्टोन्स क्या डिनोट करेगा? माइलस्टोन रिप्रेजेंट करेगा इवेंट्स, दैट इज बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ एक्टिविटीज। आपका फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पर एक सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना, ये मेरा एक बार चार्ट मैंने बना दिया। लेट्स सपोज दिस इज अ बार चार्ट फॉर फाउंडेशन लेइंग, ओके। तो दिस इज अ जॉब, दिस इज टाइम, ठीक है। ये मेरा बार चार्ट है, दिस इज बार चार्ट। अब माइलस्टोन्स कैसे हम दिखाते हैं? देखो माइलस्टोन्स में सबसे पहले आ जाएगी मेरी ये साइट सिलेक्शन, सबसे पहले आ जाएगी साइट सिलेक्शन, ओके, दिस इज अ माइलस्टोन। उसके बाद आ जाएगा एक्सकवेशन, उसके बाद आ जाएगा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, उसके बाद आ जाएगा कंपैक्शन, जो हमारे पास वहां सॉइल अब है उसको कंपैक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा फॉर्म वर्क, हमें फॉर्म वर्क डालनी है अपनी, जिसमें हम अपना कंक्रीट डालेंगे। उसके बाद आ जाएगी कंक्रीटिंग एंड आरसीसी स्टील। पहले हम आरसीसी स्टील अपना डालेंगे, आरसीसी डालेंगे, स्टील ले करेंगे, ठीक है। अपने फॉर्म वर्क में स्टील डाल देंगे पहले, एंड लास्ट पे हम अपनी कंक्रीटिंग करेंगे,
तो ये क्या है, ये सब एक्टिविटीज हैं या इनको आप माइलस्टोन्स कहोगे। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब जाके आप कहोगे कि आपकी फाउंडेशन ले हो गई। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ योर माइलस्टोन्स आर ड्रॉन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इसमें लास्ट का टेक्निकल कॉन्सेप्ट है दैट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और WBS। ठीक है, ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है ना, दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच, दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच, ये ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे, आपकी हाउस की कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपने हाउस की कंस्ट्रक्शन करनी है, इसमें आप एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, तो यू विल जस्ट ब्रेक इट डाउन इनटू 3 कंपोनेंट्स। एक तो एक्सटर्नल वर्क, देन फाउंडेशन वर्क एंड देन इंटरनल वर्क। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क को आप फिर से ब्रेक डाउन करोगे इनटू मेजनरी एंड फिनिशेस। फाउंडेशन को आप ब्रेक डाउन करोगे इनटू एक्सकेवेशन, स्टील इरेक्शन। ये 2 चीजें हो गई। एंड इंटरनल को आप ब्रेक डाउन करोगे इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क। ओके, तो इसमें जो ये आपको ये वाला लेवल है, इसको आप लेवल 1 कहोगे ऑब्वियसली, एंड दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। और इस सारे को आप कहते हो लेग। फाइन, ये पूरे को आप लेग कहोगे। ठीक है, इस वाली को आप लेवल 1 कहोगे एंड इसको आप एलिमेंट्स कहोगे। सो इससे आपको क्या आइडिया आ जाता है कि मेरा जो ये काम है ये डिस्ट्रीब्यूट कितने पार्ट्स में हो रहा है। फाइन, अब इससे क्या पता मुझे चला, मुझे एक क्लियर विजन आ जाता है। क्लियर विजन किस चीज का, कि मेरे एंड प्रोडक्ट्स क्या है, मुझे बेसिकली लास्ट पे करना क्या है। मुझे बिजली फिटिंग करनी है, मुझे प्लम्बिंग करनी है, मुझे एक्सकेवेशन करना है। दीज आर द दिस इज द विजन दैट आई गॉट फ्रॉम दिस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, एक ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन देता है आपको, एक टेक्सचुअल आउटलाइन दे देता है कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, इस प्रोजेक्ट से आपको करना क्या क्या है, मिलेगा क्या क्या आपको। ये लेकिन सारी चीजें जो है ना, ये एक प्रॉपर टीम वर्क से बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने एक छोटा सा ग्राफ दे दिया, लेकिन जो MNCs बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको तो बहुत बड़ा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना होता है। दैट इज वाई ये एक अकेले इंसान का काम नहीं है, इट ऑकर्स बाय टीम वर्क। ठीक है, अब इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का रोल क्या है? रोल इसका क्या है? You will remember it like this, DDPSL. Now what is it? सबसे पहले define. ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है ना, ये डिफाइन करता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारे प्रोजेक्ट को ये डिफाइन करता है इन अ सिंपलर वे। ये ऐसे हमारे प्रोजेक्ट को डिफाइन करता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि बेसिकली उनको प्रोजेक्ट उनके प्रोजेक्ट में होगा क्या। ओके, व्हाट विल दे गेट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, तो वो डिफाइन करता है ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसको सिर्फ देख के वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से समझ आ जाता है कि आउटकम क्या आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है दैट डिकम्पोजेस, इट डिकम्पोजेस द प्रोजेक्ट इनटू क्लियरली डिफाइंड डिलीवरेबल्स। क्लियरली डिफाइंड डिलीवरेबल्स। अब इसमें डिलीवरेबल क्या है? इसमें डिलीवरेबल है इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग, एक्सकवेशन, स्टील इरेक्शन, मेजनरी, फिनिशेस। तो क्लियरली हमारे पास डिफाइन हो जाते हैं कि इसमें डिलीवरेबल्स हमें मिल क्या जाते हैं। इट डिकम्पोजेस, इट ब्रेक्स डाउन। अदरवाइज जब कोई हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचेगा, सो इलेक्ट्रिकल फिटिंग इज द लास्ट थिंग दैट विल कम टू हिज माइंड। लेकिन जब भी आप ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करते हो, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करते हो, तो आपको बहुत क्लियरली डिलीवरेबल्स मिल जाते हैं कि फाइनली आपको बेसिकली करना क्या है। Perfect. Now what does this P stands for? It provides. It provides. ये प्रोवाइड क्या करेगा? ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो जाती है। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज, एक टेक्सचुअल आउटलाइन, एक ग्राफिकल मैनर में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अलाइन हो गई या ऑर्गेनाइज हो गई। इसके बाद सपोर्ट्स। सपोर्ट्स मतलब क्या? सपोर्ट से मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पर जब आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसको स्टडी करने के बाद आपको अंदाजा हो रहा है कि शायद यहाँ एक्सकवेशन में मुझे रिस्क के फैक्टर्स आ जाएंगे। आई हैव सम रिस्की फैक्टर्स इन एक्सकवेशन और समवेयर एल्स। ठीक है, तो इस सपोर्ट में क्या हो जाता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर को सपोर्ट करता है इन असेसिंग दीज रिस्क फैक्टर्स एंड सॉर्टिंग देम आउट।
ठीक है. एंड द लास्ट थिंग इज लेवल्स. लेवल्स मतलब क्या, ये प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करता है इनटू डिफरेंट लेवल्स. लेवल 1 एलिमेंट्स, लेवल 2, और इट ब्रेक्स डाउन द प्रोजेक्ट इनटू डिफरेंट लेवल्स, इजियर लेवल्स. और हर एक लेवल पे एक इंडिविजुअल काम कर सकता है. एक लेवल को आप सौंप सकते हो किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को, दैट टेक केयर ऑफ लेवल 1. दूसरे मैनेजर को बोल सकते हो टेक केयर ऑफ लेवल 2. सो यू जस्ट ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू सेवरल लेवल्स. जैसा आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज्यादा लेवल्स बनती जाएंगी. सो दिस इज अबाउट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. अब इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में क्या है, एक हमारे पास रूल है जिसको हम 100% रूल कहते हैं. 100% रूल मतलब क्या, जो भी आपका काम है, सपोज आपकी हाउस कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसमें आपका जो भी काम है, अगर आपने इसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है, 100% रूल का मतलब ये है, जो कुछ भी आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में होगा, यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. दैट इज 100% रूल ऑफ योर WBS. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, दैट इज द 100% रूल. दूसरी चीज जो इस WBS में हमें ये देखनी है वो ये है कि हर एक लेवल जो है ना वो एक छोटा पीस ऊपर वाली लेवल का है. सपोज आप एक्सटर्नल वर्क देख रहे हो, ये मेजनरी और फिनिशेस है. सो इट्स अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द वर्क दैट इज अबाउ इट. ठीक है. एक्सटर्नल वर्क इज अ ह्यूज थिंग, देन मेजनरी इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ इट. फाइन. देन WBS क्या करता है, WBS वो डिलीवरेबल्स हमें दिखाता है जो एक्चुअली हमें एंड पे करने पड़ते हैं, जो एक्चुअली हमें एग्जीक्यूट करने हैं. एंड द लास्ट थिंग, जो भी डिलीवरेबल्स आप अपने WBS में नहीं दिखाते, दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. दैट इज वाई जो चीजें भी आपको करनी है ऑन फील्ड, और यू हैव टू डू इट इन योर प्रोजेक्ट, यू हैव टू राइट दैट डाउन इन योर WBS, एंड दैट इज द 100% रूल. यू कैन नॉट skip an activity or a job in your WBS that needs to be executed on the field. So this was all about the technical concepts used in WBS. The next that we are going to study is network methods.